Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is kidney and urinary tract pathology. तो स्टार्ट करते हैं पैथोमा से। अब इस चैप्टर में से पहले स्टार्ट है कॉन्जेनिटल। तो कॉन्जेनिटल के अंदर हॉर्सशू किडनी है। हॉर्सशू किडनी के अंदर दोनों किडनी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है एट द लोअर पोल। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल अनोमली। और जो हॉर्सशू किडनी होती है उसको पकड़ने वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। नेक्स्ट है रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस के अंदर किडनी की फॉर्मेशन ही होगी। इसको दो में डिवाइड करेगा, यूनिलैटरल बायलैटरल। यूनिलैटरल के अंदर आपको कंपनसेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन बायलैटरल के अंदर कोई कंपनसेशन देखने को नहीं मिलेगी। इसमें हाइपरफिल्ट्रेशन की वजह से रीनल फेलियर होगा, लेकिन आगे अडल्ट लाइफ में होगा। जबकि बायलैटरल के अंदर आपको कॉन्जेनिटली एनॉमलीज आपको देखने को मिलती है। वो कौन सी और एनॉमलीज होती है उनको बोलते हैं पोर्टर सीक्वेंस। पीटे करो पोर्टर सीक्वेंस। तो पोर्टर सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे एक और चीज आएगी, पोर्टर सीक्वेंस। यानी पोर्टर सीक्वेंस के साथ हमारा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और रीनल एजेनेसिस। अब पोर्टल सीक्वेंस के अंदर होती क्या चीज़ है? नंबर 1 ओलिगोहेटेरोमनिया। ओलिगोहेटेरोमनिया की वजह से लंग का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। नंबर 2 फ्लैट फेस होना शुरू हो जाएगा विद लो सेटियर। नंबर 3 डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्स। ठीक हो गया। तो लिम्स की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम है, ओके, लो सेट एयर है और फेस होगा। फेस वो भी क्या होगा? फ्लैट होगा। तो उसको भी एल से रट्टा मार सकते हो। इसके बाद डिस्प्लास्टिक किडनी है। डिस्प्लास्टिक किडनी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिस्ट और एब्नॉर्मल टिश्यू देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लास्टिक किडनी होती है। अगर ये बायलैटरल हो तो आपने इसको इनहेरिटेड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से सेपरेट करना। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर बायलैटरली इनलार्ज किडनी होती है विद अ सिस्ट इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। आप इसको दो में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है इन्फेंट के अंदर होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट के अंदर होती है। इसके अंदर रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन, दोनों के अंदर आपको रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। लेकिन ये पोर्टर सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस और हेपेटिक सिस्ट है, जबकि इसके अंदर हेपेटिक सिस्ट, बैरी एन्यूरिज्म और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीजें देख लेनी है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, बैरी एन्यूरिज्म, ये थोड़ा नई चीज है, जबकि यहाँ पर कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस ये नई चीज आ जाएगी। इसके बाद तीसरा डिजीज है मेडुलरी सिस्टिक डिजीज। या ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसमें जो सिस्ट होती है ना, मेडुलरी कोलेक्टिन डक्ट के अंदर बनती होती है। इसमें पैरेन्काइमल की फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से किडनी शंकन हो जाएगा और वॉस्टरिंग रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर एक्यूट सीवियर डिक्रीज इन रीनल फंक्शन देखने को मिलता है। कुछ ही दिनों के अंदर किडनी फारिग हो जाती है। अब इसके अंदर हॉलमार्क होता है वो एजोडीमिया। एजोडीमिया के अंदर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और ये ओलिगोयूरिया के साथ एसोसिएटेड होता है। और याद कर लेना कि एजोडीमिया, ओलिगोयूरिया ये आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और एजोटीमिया प्लस बायोकेमिकल एब्नॉर्मेलिटी प्लस क्लिनिकल साइन सिम्पटम, दिस इज कॉल्ड यूरीमिया। और यूरीमिया के डिफरेंट आपको सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेरिकार्डाइटिस। अब इसको एजोटीमिया को आपने तीन में डिवाइड करना, प्री रीनल, पोस्ट रीनल और रेंट्रो रीनल एजोटीमिया। पूरी रीनल के अंदर मसला किडनी से पहले पड़ा होगा, यानी किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्डिक फेलियर आ गया, ओके। अब इसकी वजह से आपको जीएफआर कम देखने को मिलेगी। इन सब की वजह से आपको जीएफआर कम देखने को मिलेगी कि प्री रीनल एजोटीमिया, ब्लड कम आ रहा है, जीएफआर कम है, जीएफआर कम होने की वजह से एजोटीमिया और एजोटीमिया प्लस ओलिगोयूरिया दोनों एसोसिएटेड होते हैं। आपको इन तीनों में देखने को मिलता है। मसला कहाँ पे होता है? मसला आता है ट्यूब्यूल के अंदर। अब देखना कि प्री रीनल के अंदर ब्लड रिलेटिवली कम आ रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो आपकी कंटिन्यू रहती है। इन शॉर्ट जो क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन आपको कंटिन्यू रहती होती है। बाकी इनको आपने रट्टा नहीं मारना कि याद भी नहीं करना, बस ये बात रट्टा मारनी है कि यहाँ पे टीबीओ सही काम कर रही होती है। पोस्ट रीनल के अंदर मसला आपके ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पड़ा हुआ होता है। आपको इसमें क्या होगा? डिक्रीज आउटफ्लो, 1 सेकंड डिक्रीज आउटफ्लो की वजह से जीएफआर, एजोटीमिया और ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। अब इसके अर्ली स्टेजेस में रिजेंबल करता होता है किसको? इसको, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ट्यूब्यूल बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी होती है, लेकिन लेट स्टेजेस में ट्यूब्यूल भी उड़ जाती है, जिसकी वजह से इसको रिजेंबल करना शुरू कर देगा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर इंजरी होती है और इंजरी के बाद ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको इंट्रारीनल एजोटीमिया कहते हैं। जो नेक्रोटिक सेल होती है वो क्या करते हैं? ट्यूब्यूल्स को प्लग करना शुरू कर देते हैं। जब ट्यूब्यूल्स को प्लग करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जीएफआर कम हो जाती है। जीएफआर कम होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पेसिफिक चीज देखने को मिलेगी ट्यूब्यूल्स से, जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट। और ये ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट आपको क्रोनिक किडनी डिजीज में भी देखने को मिलती होती है। अब इसकी टियोलॉजी को दो में डिवाइड कर देते हैं, इस्कीमिक और नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक के अंदर आपकी कौन कौन से कॉजेज आ जाते हैं? नेफ्रोटॉक्सिक के अंदर आपकी ड्रग आ जाती है, ठीक है। इस्कीमिक को पहले देख लेते हैं। इस्कीमिक में ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगा। अभी किस वजह से होगा? प्री रीनल एजोटीमिया की वजह से होगा। प्री रीनल एजोटीमिया किस वजह से होता है? कार्डिक फेलियर की वजह से हो सकता है। और प्री रीनल एजोटीमिया की वजूहत और क्या होती है, मैं आपको रबी से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, ओके। तो हमने इसको दो में डिवाइड करा, नेफ्रोटॉक्सिक और इसके अलावा होता है हमारा इस्कीमिक होता है। उसका बेसिक पैथोलॉजी भी देख लो कि टॉक्सिक इंजरी या इस्कीमिक इंजरी। टॉक्सिक के अंदर आपके आ जाती है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आ गया, लाइट चेन आ जाती है। उसके अलावा आपके क्या आ जाएगी? बाइल या बिलिरुबिन आ जाएगा। जबकि यहाँ पर शॉक आ जाएगा या एमपी से क्या माइक्रो एंजियोपैथी या माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से स्कीमिया आपको देखने को मिलेगा। इसकी पैथोलॉजी के भी देख लो, इन दोनों की वजह से ट्यूबुलर इंजरी होगी। ट्यूबुलर इंजरी की वजह से आप इसको तीन में डिवाइड कर देना, टीएसआई ट्यूबुलर बैक लीक हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा? स्लफ ऑफ सेल हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा? इस इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन
फॉर्मेशन हो जाएगी ट्यूब्यूल की इंजरी की वजह से। अब उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी और यूरिन आउटपुट कम होने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया बोलते हैं, और जीएफआर कम हो जाएगी, उसकी वजह से एज़ोटीमिया हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो जाएगा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लेकिन यहाँ पे मेडुलरी सेगमेंट ऑफ थिक अससेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लो को फैलना, ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसकी कॉजेज़ क्या है? इसकी कॉजेज़ के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो मसल क्रश इंजरी है इसकी वजह से मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वगैरह, थायरोइड ग्लाइकोल की वजह से हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, माइनोग्लाइकोसाइड की वजह से हो सकती है, हेवी मेटल की वजह से हो सकती है, यूरेट की वजह से हो सकती है, जिसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा? ओलिगोयूरिया होगा, ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलती है, ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट आपने यहाँ पे भी आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, एज़ोटीमिया हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, और हाइपरकैलेमिया के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाएगा। रिवर्सिबल होती है लेकिन आपने डायलिसिस करना होता है, ठीक है। और रिकवरी के बाद ओलिगोयूरिया परसिस्ट रहता होता है। इसके बाद एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसके बाद क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी आएगा, ठीक हो गया। इंटरस्टिशियल या ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसको पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, ये ड्रग इंड्यूस हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से देखने को मिलता होता है, खासतौर पर एनसेड की वजह से या पेनिसिलिन की वजह से या आपको डायूरिटिक की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। इसका आप रट्टा मार लो पीएनटी से, ओके, पेंडिंग से रट्टा मार लो। ड्रग इंड्यूस हाइपरसेंसिटिविटी इन्वॉल्विंग द इंटरस्टिशियल मेथोट्यूबुल, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। इसमें भी ओलिगोयूरिया होता है, फीवर होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसके अलावा आपको इओसिनोफिल देखने को मिलते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या? रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस की 4 कंडीशन की वजह से होती है। इसका निमोनिक होता है, ओके, डासू है, डासू, डासू या साडू, मैंने पता नहीं कैसे लिखा था, 1 मिनट, लाइक पैपिलरी नेफ्राइटिस वाला, सॉरी, ओके, डोसा, सॉरी डोसा, कुछ और ही निमोनिक ने बता दिया। डायबिटीज़, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ऐसे सिकल सेल एनीमिया और ए से एनर्जाइटिस नेफ्रोपैथी आ जाएगी। तो डोसा आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ग्लोमेरुलर डिजीज है जिसमें प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा होगा, हाइपोएल्बुमिनुमिया होगा, हाइपोगैमाग्लोबिनुमिया होगा, हाइपरकोगुलेबल स्टेट, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन के अंदर फैटी कास्ट देखने को मिलेगी। अब इसका मोस्ट कॉमन काज जो बच्चों के अंदर होता है वो मिनिमल टेन डिजीज है, ये हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड होता है, क्लियर। इसके अलावा हमारे और भी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें आपको हेमाटोक्सिलिन यूजिन सेक्शन के अंदर नॉर्मल ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगा, लिपिड आपको देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सिमेटली बिल में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर डिफ्यूजमेंट ऑफ फूड प्रोसेस आ जाएगा और इसमें आपको कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। इसमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया की वजह से ये कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करता होता है। इसमें जो डैमेज होता है वो साइटोकाइन की वजह से होता है, खासतौर पर एक साइटोकाइन है जो कि एंजियोपोइटिन को टारगेट करता है। इसके बाद फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस, ये क्या करवाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अफ्रीका, अमेरिका या अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन ये करवाता होता है। या एचआईवी की वजह से हो सकता है, हेरोइन की वजह से हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर फोकल या सेगमेंटल स्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिप्लेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस और कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। ये पुअर रिस्पांस होता है स्टेरॉइड का और ये क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, लेकिन ये कॉकेशियन अडल्ट में, सिंपली अगर बात करें एल्डरली पेशेंट के अंदर तो मेम्ब्रेनस हो जाती है। ओके, ये एंडियोपैथी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, एसएलई की वजह से हो सकता है और ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ड्रग्स कौन सी होती है? पेनिसिलिन, एनसेड आ गया, ठीक है। ओके, तो आप इसको रट्टा मार सकते हो, BSc, ओके, DT, ओके। वैसे आप इसको रट्टा छोड़ दो बल्कि। अच्छा, हेमाटोक्सिलिन यूजिन सेक्शन के अंदर आपको थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ग्रैनुलर के अंदर यानी आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या देखने को मिलेगा आपको? ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन है। और आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सब एपिथेलियल डेपोजिट देखने को मिलेगा विद अ स्पाइक इन द ट्यूमर अपीयरेंस है। पुअर रिस्पांस टू द स्टेरॉइड, और ये रिस्पॉन्ड करता है, प्रोग्रेस करता है क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ। सो मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव के अंदर क्या होगा? थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी एचई सेक्शन के ऊपर, यानी हेमाटोक्सिलिन के ऊपर ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको मज़ीद 2 में डिवाइड करेंगे। टाइप 1 में सब एंडोथेलियल होगा और टाइप 2 में इंट्रामेम्ब्रेनस होगा। इंट्रामेम्ब्रेनस के अंदर आपको C3 नेफ्रेटिक फैक्टर या ऑटो एंटीबॉडी होती है जो कि C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज कर देती है, जिसकी वजह से ओवर एक्टिवेशन होती है कॉम्प्लीमेंट की और C3 का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो टाइप 2 है, टाइप 2 में आपको रिबन लाइक इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडी देखने को मिलती है। टाइप 1 के अंदर सब एंडोथेलियल देखने को मिलती है। वन सेकंड, ये भी हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी क्योंकि दोनों में मेम्ब्रेन है, ओके, तो दोनों के अंदर आपको थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज होती है और डिफ्यूज और यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे आपको पैची देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी दोनों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर, एसएलई और ड्रग्स यहाँ पे आ जाती है। ड्रग में एनसेड और पेनिसिलिन है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नॉन एंजाइमिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। मोस्टली ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टरियल को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से हाइपरफिल्ट्रेशन होगी। हाइपरफिल्ट्रेशन होने की वजह से माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा, ओके। अब ये इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी ये प्रोग्रेस करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ। यहाँ पे आपको डिफ्यूज या डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस या
नॉड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस जिसको किमर्सन विल्सन नॉड्यूलर कहते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए एस इनहिबिटर देते हैं। इसके बाद सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस है। सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस के अंदर जो अमाइलाइड है वो मेसेंजिम के अंदर डिपॉजिट होगा। मेसेंजिम के अंदर कौन-कौन सी चीजें डिपॉजिट होती है, आईजीए के अंदर भी आपने रट्टा मार लेना, वो भी मेसेंजिम के अंदर होती है, ठीक है। जबकि इंट्रामेम्ब्रेनस के अंदर डेंस डिपॉजिट डिजीज आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। बाकी ये एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजिस होता है विद स्टेनिंग विद कॉन्गो राइडर। इसके बाद नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। ओके, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, अच्छा इसका निमोनिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ओके, एफएम मैड है। ओके, एफ से क्या होगा, फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मिनिमल टेन डिजीज हो जाएगा। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। ओके, ए से आ जाएगा आपका अमाइलोइडोसिस और डी से आएगा डायबिटीज मेलाइटिस आ जाएगा, ठीक हो गया। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव है ये टाइप नेफ्रोटिक में भी आता है, नेफ्राइटिक में भी आता है। जो आईजी है ये भी नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में आता है। जो डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव है ये भी नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में आते हैं। नेफ्राइटिक के अंदर प्रोटीनूरिया 3.5 से कम देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया एज़ोटीमिया देखने को मिलेगा, साल्ट की रिटेंशन होती है जिसकी वजह से पेरिऑर्बिटल एडीमा और हाइपरटेंशन हो जाएगी, और यूरिन के अंदर आपको आरबीसी कास्ट और डिस्मॉर्फिक आरबीसी देखने को मिलेगी, हीमाचूरिया देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट इसमें ग्लोमेरुलस की हाइपरसेलुलैरिटी और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन भी देखने को मिलती है। अब सबसे पहले एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और दूसरा आरपीजीएन। फिर हम आईजीए को एल्पोड को भी पढ़ लेते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर नेफ्राइटिस सिंड्रोम पता है ग्रुप है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, खासतौर पर 1 से लेकर 3 हफ्तों में देखने को मिलता है या 2 से लेकर 3 हफ्तों में देखने को मिलता है, ठीक हो गया। अब इसमें हीमाचूरिया होता है जिसको कोलाकल्ट्यूरिन कहते हैं, ओलिगोयूरिया होता है, हाइपरटेंशन भी आपको देखने को मिलता है, पेरिऑर्बिटल एडीमा भी देखने को मिलता है। बच्चों में देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है। बच्चों में 5 से लेकर 15 साल में देखने को मिल सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हाइपरसेलुलैरिटी और इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन देखने को मिलेगी, सब एपिथेलियल थम्स आना शुरू हो जाएगी, क्लियर। यानी ग्लोमेरुलर के अंदर आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स है और सब एपिथेलियल थंब आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। अब इसके जो है ना हमारा ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं, खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रीनल फेल्योर में चले जाते हैं, या जो अडल्ट होते हैं वो किस में चले जाते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर चले जाते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर किडनी का फंक्शन कुछ ही महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको वुमेन स्पेस के अंदर क्रिसेंट देखने को मिलते हैं। जो क्रिसेंट है, क्रिसेंट के अंदर 2 चीज़ें रट्टा मार लीजिए, नंबर 1 फिब्रिन और नंबर 2 मैक्रोफेजेस। इसके अलावा आपके लिम्फोसाइट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पैराइटस सेल की प्रोलिफरेशन भी देखने को मिल सकती है। हम इनके क्लिनिकल पिक्चर को 3 में डिवाइड करते हैं। इसके 3 टाइप होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 के अंदर लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें एंटी बेसमेंट मेमोरी एंटीबॉडी होती है। टाइप 2 के अंदर ग्रैन्युलर पैटर्न होता है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है। टाइप 3 के अंदर नेगेटिव होता है जिसमें कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता। इसकी एग्जांपल है गुड पास्टर सिंड्रोम, जबकि इसकी एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या लूपस नेफ्राइटिस या शेल्डन पुरपुरा या आईजीए नेफ्रोपैथी। जबकि इसमें वैजिनल ग्लोमेरुलोमेटोसिस जो स्टार्स माइक्रोस्कोपिक पोलिनजाइटिस ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी जिसको बल्जर डिजीज कहते हैं। बल्जर डिजीज के अंदर क्या होगा, आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है, मेसेंजिम के अंदर होती है। मोस्ट कॉमन नेफ्रोपैथी वर्ल्ड वाइड है, ओके, चाइल्डहुड के अंदर होती है, ओके। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया या रिकरेंट हीमाचूरिया वगैरह प्रोड्यूस करती है, खासतौर पर म्यूकोजल इन्फेक्शन की बात होती है, क्योंकि आईजीए की प्रोडक्शन इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलती है। आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन देखने को मिलेगी मेसेंजियम के ऊपर और ये स्लोली प्रोग्रेस करता है टू द रीनल फेलियर। इसके बाद एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम में जो हमारा कोलेजन होता है, खासतौर पर जो अल्फा 5 चेन होती है कोलेजन की, COL4A5, इसके खिलाफ क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर एंटीबॉडी हो तो इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड पास्टर सिंड्रोम, लेकिन उसमें अल्फा 3 के खिलाफ बनती होती है। अब इसमें थिनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, बास्केट वीव अपीयरेंस देखने को मिलती है, आइसोलेटेड हीमाचूरिया, सेंसरी हेयरिंग लॉस और ओकुलर डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आपके पहले सिस्टाइटिस पढ़ना है, ठीक है। सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर नहीं यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसमें डिसयूरिया होगा। नंबर 2 यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ जाती है। नंबर 3 सुपर पीपिक पेन देखने को मिलता है। फीवर भी आपको कभी-कभार देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के अंदर नंबर 1 यूरिन एनालिसिस करोगे, यूरिन एनालिसिस के अंदर 10 से ज़्यादा अगर डब्ल्यूबीसी मिल जाए तो वो इसका मतलब है कि एक्यूट सिस्टाइटिस है, ठीक है। आगे डिप्स्टिक टेस्ट करोगे, डिप्स्टिक टेस्ट में आपको ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस देखने को मिलेगा, ओके, ड्यू टू पायूरिया एंड नाइट्राइट्स। 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नंबर 1 ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस और नंबर 2 नाइट्राइट्स देखने को मिलता है। नंबर 3 कल्चर करोगे, कल्चर के अंदर आपको 1 लाख से भी ज़्यादा कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी बैक्टीरिया होती है, उसका निमोनिक है कीप्स है, कीप्स, ओके। के से क्लेप्सिला आ जाएगा, ओके। ई से इकोलाई हो जाएगा, ई से हमारा एंटीरोबैक्टर हो जाएगा, पी से प्रोटियस है, प्रोटियस अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करता है जिसमें अमोनियस कैन देखने को मिलता है। एस से स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोफाइटिका जो कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में देखने को मिलता है, ओके। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा बैक्टीरिया को एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो इसमें जो स्टीराइल पायूरिया का मतलब है पायूरिया के अंदर आपको 10 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस टेस्ट देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस डिप्स्टिक के अंदर आ जाती है, ओके। इसके बाद जो यूरेथ्राइटिस, अगर यूरेथ्राइटिस हो तो क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस या नीजिडिया गोनोरिया की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद पायलोनेफ्राइटिस 2 टाइप का है, एक्यूट और क्रॉनिक होता है। जो हमारा पायलोनेफ्राइटिस है ना, एक्यूट की बात करते हैं, सर्डिंग इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या हमारे हेमाटोजेनस की वजह से हो सकता है। इसमें आपको 5 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन होती है, नंबर 2 क्या होगा, स्टेसिस देखने को मिलेगी, नंबर 3 वेसिको यूरेट्रल जंक्शन, यानी ये स्टेप है। नंबर 1 पहले कोलोनाइजेशन होती है, नंबर 2 क्या होगा, यूरेथ्रा से ब्लैडर में चला जाएगा, नंबर 3 होगा कि यूरिनरी स्टेसिस देखने को मिलेगी, नंबर 4 वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स और नंबर 5 इंट्रारीनल रिफ्लेक्स होगा। इसके 2 सेपरेट होते हैं, हेमाटोजेनस होता है और हमारा असेंडिंग होता है। असेंडिंग हमारा वही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। हेमाटोजेनस के अंदर स्टेफिलोकोकस और इकोलाई आ जाएगा। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर पायलोनेफ्राइटिस है, ओके। तो आपको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, एट्रोफी ऑफ टिब्यूल देखने को मिलती है। अभी वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो
सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन किस में होती है, अडल्ट में देखने को मिलती है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लो, इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर अच्छा पाइलोनेफ्राइटिस की जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक 3P पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है, पाइलोनेफ्रासिस हो सकता है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो सकता है। क्लियर? क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल देखने को मिल सकती है। ठीक है? और यहाँ पे आपको थायरॉइडाइजेशन देखने को मिलती है। थायरॉइडाइजेशन के अंदर जो हमारे डायलेटेड ट्यूब्यूल है, डायलेटेड ट्यूब्यूल जिनके फ्लैट एंड एपिथेलियम है, वो भरे हुए होते हैं कास्ट से, जो कि थायरॉइड फॉलिकल को रिजेंबल कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड थायरॉइडाइजेशन। ठीक हो गया? थायरॉइडाइजेशन को आपने रट्टा मार लेना है। इसके अलावा ग्रोसली अगर बात करें तो ग्रोसली आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार देखने को मिलेगा ओवर द डायलेटेड ब्लंटेड या डिफॉर्म कैलिसिस। तो नंबर 1 कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार होगा, नंबर 2 फ्लैटनिंग ऑफ पैपिली आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और थायरॉइडाइजेशन एक्सप्लेन करती है। उसका एक वेरिएंट है जिसको बोलते हैं ज़ेंथोग्रानुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद नेफ्रोलिप्थियासिस, नेफ्रोलिप्थियासिस के अंदर क्या होगा? यूरिनरी स्टोन की प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो सुपर सैचुरेशन है। सुपर सैचुरेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है उनकी सॉल्युबिलिटी से एक्सीड करना शुरू कर देती है। इसमें कोलिकीपीन होगा, हिमैचुरिया होगा, फ्लैंक टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। अब ये 4 टाइप के स्टोन्स होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक आपके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो गए, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वाला। सबसे मोस्ट कॉमन हमारी कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट वाली होती है। इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरकैल्सीमिया या क्रोन डिजीज की वजह से देखने को मिल सकते हैं। अमोनिया मैग्नीशियम फॉस्फेट या ट्रिपल स्टोन या स्ट्रोवाइड स्टोन होते हैं, इसमें क्या बनाएंगे? स्ट्राइकोन कैल्कुलाई बनाना शुरू कर देंगे। प्रोटीज की वजह से होती है। और जो अल्कलाइन यूरिन होता है ना, ये स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरियस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि यूरिया को तोड़ देता है। क्लियर? तो इसके बाद आएगा यूरिक एसिड वाला। यूरिक एसिड वाला रेडियोलुसेंट होता है, बाकी सारे हमारे रेडियो पैक होते हैं। ये हॉट और एरिड क्लाइमेट में लो यूरिन वॉल्यूम एसिडिक पीएच की वजह से बनता होता है। गाउट में, हाइपरयूरिसीमिया में या ल्यूकेमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है? आपने यूरिन कोई अल्कलाइनेशन और हाइड्रेशन करनी होती है। सिस्टाइन की तरफ आ जाते हैं। सिस्टाइन वाला रेयर काज ऑफ नेफ्रोलिप्थियासिस है। ठीक है? रेयर काज ऑफ नेफ्रोलिप्थियासिस है, तो ये सिस्टाइन यूरिक के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक हो गया? और ये स्टेबी स्टैगोन कैल्कुलाई बनाता होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ। क्रोनिक रीनल फेलियर एंड स्टेज रीनल फेलियर होता है, ग्लोमेरुलस ट्यूबुलर इन्फ्लेमेटरी वास्कुलर की वजह से होता है। ज्यादातर डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, या ग्लोमेरुलर डिजीजेस की वजह से होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है? यूरीमिया होगा। यूरीमिया क्या होता है? यूरीमिया में एजोटीमिया प्लस क्लिनिकल बायोकेमिकल साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसमें पेरिकार्डिटिस होगा, प्लेटलेट का डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, एन्सेफलोपैथी देखने को मिल सकता है विद एस्टेरेक्सिस, और यूरिक क्रिस्टल की डेपोजिशन देखने को मिलती है इन द स्किन है। इसके अलावा और क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर क्या होगा? साल्ट वाटर की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरकैलेमिया विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एनीमिया हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन, विटामिन डी के ना होने की वजह से हाइपरकैल्सीमिया और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है ड्यू टू स्कैंड्रिक हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, और ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। बाकी डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन आप ठीक कर सकते हो। अब रीनल के ट्यूमर है, रीनल के ट्यूमर को हम दो में डिवाइड करते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियोमायोलाइपोमा, इसके अलावा हमारा उनको साइटोमा आ जाएगा। एंजियोमायोलाइपोमा के अंदर एंजियो मीनिंग ब्लड वेसल, मायो का मतलब मसल आ जाएगा, और लाइपोमा में एडिपोज टिश्यू आ जाती है। ओके, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर कार्डियक रेप्टोमायोमा भी काफी कॉमन होते हैं, जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। ओके, तो जो रीनल सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर है, किडनी ट्यूब्यूल से निकलता होता है। ओके, इसमें क्लासिकल ट्रायड क्या होता है? हिमेचुरिया होता है, पैल्पेबल मैस होता है, फ्लैंक पेन होता है। हिमेचुरिया, पैल्पेबल मैस और फ्लैंक पेन होता है। लेकिन अगर आप एक चीज निकाल दो, फॉर एग्जांपल आप फीवर ऐड कर दो, लाइक फ्लैंक मैस होगा या पैल्पेबल मैस होगा, हिमेचुरिया होगा, लेकिन पेन की जगह फीवर ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? हमारा विम्स ट्यूमर बन जाएगा। सॉरी, फीवर नहीं, हाइपरटेंशन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? हमारा ये बन जाएगा, विम्स ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है? अब इसके अंदर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एक और ट्यूमर में भी देखने को मिलता है, लंग कैंसर के अंदर, उसके भी देख लेना। इसमें एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पीटीएच आरपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एसीटीएच की। जो पीटीएच आरपी और एसीटीएच है, तो आपको उधर भी देखने को मिलते थे, लंग कैंसर के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड वेरिकोसिल देखने को मिलते हैं। ग्रोसली बात करें तो येलो मैस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज सा वेरिएंट होगा, क्लियर सेल कार्सिनोमा होगा। अब म्यूटेशन, वीएचएल जीन की म्यूटेशन होती है। वीएचएल जीन म्यूटेशन की वजह से दो जीन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो कि ग्रोथ कराना शुरू कर देगा। नंबर 2 एचआईएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू कर देती है। याद क्या करेगा? वेजेफ को, पीटीजीएफ की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अब ट्यूमर को दो में डिवाइड कर देते हैं, स्पोरेटिक है और हमारा हेरिडेटरी है। स्पोरेटिक में जो अपर पोल को अफेक्ट करता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। हेरिडेटरी में वॉन हिप्पो-लिंडो सिंड्रोम है। वॉन हिप्पो-लिंडो सिंड्रोम में आपको हेमेंजियोब्लास्टोमा, सेरिबेलम, रीनल सेल कार्सिनोमा और रेटिनल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्टेजिंग आगे बताई गई है, स्टेजिंग वैसे छोड़ दो, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती होती, ठीक है? लेकिन ज्यादातर कहाँ पे जाता होता है? मोस्ट कॉमनली हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है, और कहाँ जाता होता है? लंग्स और बोन के पास जाता होता है। ठीक है? ओके, तो रीनल सेल कार्सिनोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हमारे हेमेटोजेनस रूट से फैलते होते हैं। इसके बाद विम्स ट्यूमर है। विम्स ट्यूमर में प्लास्टिवा कंपोनेंट देखने को मिलता है, स्ट्रोमा सेल देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रिमिटिव ग्लोमेरुलस रेटिक्यूल देखने को मिल सकती है। ट्राइफेसिक ट्यूमर है, बच्चों के अंदर होता है। फ्लैंक पैंस बनाएगा, हिमेचुरिया और हाइपरटेंशन, जो कि रेनिन की प्रोडक्शन करता है। इसके साथ तीन एसोसिएटेड सिंड्रोम है। नंबर 1 डब्ल्यूएचआर सिंड्रोम, तो इसमें विम्स होता है, एनिरेडिया होता है, जेनिटल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यानी ठीक है? और आर से क्या होगा? रिटार्डेशन देखने को मिलता है डब्ल्यूटी1 जीन की वजह से, जो कि 11p पे होता है, जबकि हमारा 11p15 इसके पर क्या पड़ा होगा? WT2 पड़ा होगा। दूसरा है हमारा डिनीज ड्राई सिंड्रोम। ओके, डिनीज में तो विम्स ट्यूमर तो आ जाएगा। डिनीज एक मेल का नाम है, तो उसमें मेल, और आर है, आर तो मतलब आर से क्या हो जाएगा? आर रीनल
प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज़ देखने को मिलेगा, ओके। और आर से हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा, सूडो हाइपरमेफ्रोडाइटिज्म, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। बाकी बैक विद विडमैन सिंड्रोम है तो उसका निमोनिक का WHO के वेम्स ट्यूमर आ जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, वहाँ पे सूडो हाइपरमेफ्रोडाइटिज्म था। और ऑर्गेनोमेगाली भी देखने को मिल सकती है, फॉर एग्जांपल टंग है तो ये 11p15 की वजह से देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा की तरफ आ जाते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा के अंदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, उसको ट्रांजिशनल सेल कैंसर कहते हैं। मोस्ट कॉमनली ब्लैडर में निकलता है, तो उसके रिस्क फैक्टर को याद करने के लिए पेनिसिलिन और अट्टा मान लो, पी से फेनिस्टेटिन आ जाएगा, ए से आपका एजोडाई आ जाएगा, या ठीक है, एल से रफ्थैलामिन आ जाएगा, ओके। सी से सिगरेट स्मोकिंग और सी से साइक्लोफॉस्फामाइड है। पेलनेस इमेचुरिया करवाता है, इसके दो बातें होती हैं। फ्लैट वाला हाई ग्रेड ट्यूमर है जो कि इन्वेट करना शुरू कर देता है। अर्ली P50 की थ्री के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि पेपिलरी वाला ये केरास और EGFR इसके साथ एसोसिएटेड होता है। पहले लो ग्रेड पेपिलरी ट्यूमर बनाएगा जो कि हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे इन्वेट करेगा, जबकि हाई ग्रेड ट्यूमर बनाना शुरू कर देगा। ट्यूमर मल्टीफोकल होते हैं और रिकर करते हैं, जिसको वजह से हम उसको फील्ड डिफेक्ट कहते हैं। फील्ड डिफेक्ट आपको एक और जगह पे भी देखने को मिलता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक सिस्टाइटिस हो गया, शिस्टोमा हेमाटोबियम हो गया। जबकि एडिनोकार्सिनोमा यूरेकल रेमिनेंट की वजह से होता है, या एक्स्ट्रोफी की वजह से, सिस्टाइटिस ग्लैंडुलरिस या सिस्टाइटिस सिस्टिका की वजह से भी हो सकता होता है।